वायरस की एक के बाद दूसरी किस्म सामने आना शुरू हो जाती है और चौथी लहर के हमले अभी जनाब थमे नहीं थे कि 5वीं लहर आ पहुंची है और कोरोना वायरस की जो नई किस्म है ओमिक्रॉन तेज़ी के साथ शहरियों को अपनी लपेट में भी ले रही है। और गुज़श्ता 24 घंटों की ही अगर बात की जाए तो लाहौर में 24 घंटों के दौरान 465 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो 20 शामिल हैं और ओमिक्रॉन के केसेस की मजमूई तादाद इस वक्त 306 हो गई है और शहर में मुस्बत केसेस की शरह की अगर बात की जाए तो वो 7.5% तक पहुंच चुकी है। तो कोरोना वायरस की एक के बाद दूसरी लहर की वजूहात क्या हैं, एक लहर का दौरानिया कितना होता है, कोरोना वायरस इतनी तेज़ी के साथ अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, हमें बचाव के लिए क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए, इन सब सवालात पर आज हमने डिस्कशन करनी है, जवाबात लेने हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब जिससे मैं बात करी थी कि हम एक लहर से अभी निमट रहे होते हैं तो दूसरी लहर जो है वो आ पहुँचती है, अब ओमिक्रॉन आ चुका है, नई लहर कोरोना वायरस की। तो हमें बताइएगा ये पिछली लहरों से या पिछले वेरिएंट से कितना मुख्तलिफ है और कितना ख़तरनाक है हमारे लिए? थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि ये वायरस जो है कंपैरेटिवली डिफरेंट, जैसे आप बात कर रही थी कि एक वे अभी जो है वेव ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। हाँ जी। रीज़न ये है कि ये आरएनए वायरस है, आरएनए वायरसेस में म्यूटेशन रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ओके। तो ये कोरोना वायरस में म्यूटेशन रेट एज़ कम्पेयर टू द अदर आरएनए वायरसेस कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वायरस इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है अरबों लोगों के अंदर, जिसकी वजह से इसमें चेंजेस आ रही हैं। ठीक तो है। ये वायरस जो है पहले डेल्टा वायरस से कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंजेस हैं। डेल्टा के बाद गामा आया था, गामा में कोई 12 जो सरफेस प्रोटीन जो है जिसे हम कहते हैं एस प्रोटीन, उसमें 12 चेंजेस आई थी। लेकिन इस वायरस में जो है अभी तक कोई ओमिक्रॉन की बात करें तो सिर्फ एस प्रोटीन में जो है वो कोई 33-36 चेंजेस आई हैं। ओके। जबकि ओवरऑल इसमें 50 से ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ये वायरस जो है जो कंपैरेटिवली ये समझें कि ये ओरिजिनेट हुआ है अपना साउथ अफ्रीका से नवंबर के अंदर, लेकिन उसकी वजह से फिर ये दुनिया के अंदर स्प्रेड होना शुरू किया। इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है या ट्रांसमिशन रेट है डेल्टा से भी जो 4-5 टाइम ज़्यादा है। तो डेल्टा का भी रेट पहले जो अपने ओरिजिनल वायरस था अल्फा से कोई 70 टाइम ज़्यादा था, 70% ज़्यादा था, लेकिन ये वायरस जो है उससे भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली मतलब कहा जाता है कि अगर एक शख्स को हो जाता है तो वो अपनी पूरी फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकता है इसके थ्रू, कि इसका जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन शरह अमवात कम है। लेकिन फिर भी इससे हम लोगों को क्या बचना चाहिए, इसको खतरनाक ही समझना चाहिए? हाँ, ख़तरनाक तो डेफिनेटली वायरस है, ख़तरनाक तो है, लेकिन लकीली इस वायरस की जो अभी तक आया कि ये वायरस जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारा है, नाक या अपर लोअर लंग्स में इतना नहीं जा रहा, जिसकी वजह से इसका जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन या जिन लोगों को वैक्सीन हुई है उनमें डिजीज़ बड़ी कम है, बड़ा जो सीवियर इतनी नहीं है डिजीज़, ये इसमें एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल से जो मैं इसको समझ रहा हूँ एज ए वायरोलॉजी या लोगों का भी ख्याल है कि मे बी दिस इज़ अल्लाह ने अब डिसाइड कर लिया हुआ है कि एक नेचुरल वैक्सीनेशन करनी है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड है नेचुरल। हम सारी दुनिया को तो वैक्सीन नहीं कर सके, लेकिन जितना इसका स्प्रेड रेट है उससे लग रहा है कि अब नेचुरल वैक्सीनेशन हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं जनाब कोरोना वायरस के हवाले से कि कितना ख़तरनाक है ओमिक्रॉन नई किस्म जो है और 5वीं किस्म जो है वो इस वक्त तेज़ी के साथ फैल रही है और केसेस भी दिन ब दिन जो है इसके बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जो नया वेरिएंट है ये कितना ख़तरनाक है। जिस तरह डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि ये इससे भी हमें ख़तरा लाहक है, ये स्प्रेड ज़्यादा होता है लेकिन इसके जो शरह बात है वो कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवानी है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि वैक्सीनेशन जिन्होंने लोगों ने करवाई भी है उनमें इतना ज़्यादा ये नहीं ख़तरनाक साबित हो रहा, लेकिन बूस्टर शॉट्स की तरफ अगर हम लोग जाएं तो हमें बताइए कौन से हमें बूस्टर शॉट्स लगवाने की ज़रूरत है, क्या अभी हमें लगवाने की ज़रूरत है बूस्टर शॉट्स? जी डेफिनेटली, जिन लोगों को 6 माह से ज़्यादा वैक्सीन हो गया, टाइम हो गया हुआ है या अभी, उनको तो ज़रूर जो है बूस्टर शॉट लगवाना चाहिए। ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर आजकल जो बूस्टर शॉट अवेलेबल है वो फाइज़र का अवेलेबल है, विच इज़ अ वेरी गुड वैक्सीन है। और ये मेरे ख्याल थोड़े से पैसे 1200 कुछ रुपए में
जो है गवर्नमेंट लगा रही है, तो इसको लगवाना चाहिए, ज़रूर लगवाना। लेकिन सर ये बताइए कि मतलब हमारी नॉर्मल जो हम लोगों ने वैक्सीन ऑलरेडी करवाई हुई है वो क्यों नहीं इसको काबू कर पा रही है? हमें क्यों बूस्टर शॉट्स की तरफ जाना पड़ा? एक्चुअली बात ये है कि अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं आई जो 100% इफेक्टिव हो। ठीक है। रीज़न ये है कि बॉडी के अंदर जो चीज़ें वायरस होती हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में होती हैं। ओके। अगर कहीं भी थोड़ी सी चेंज आ जाती है, जैसे की एंड लॉक, जैसे ट्राई सर्कल का ताला होता है, हाँ। उसको एक ही चाबी खोल सकती है। तो इसमें कहीं भी एक छोटी सी चेंज भी आ जाती है अगर प्रोटीन के अंदर, तो वो जो है एंटीबॉडी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती, बिकॉज वायरस के अंदर बार बार चेंजेस आ रही हैं, तो हमारी जो प्रीवियस एंटीबॉडीज़ हैं उसको इतना अच्छी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर रही। ओके। लेकिन फिर भी क्योंकि इम्यून सिस्टम की स्कूलिंग हो गई हुई है, अब इम्यून सिस्टम को पता है कि मैंने इस पार्टिकल को कैसे प्रोसेस करना है, तो हर वैक्सीन जो है उसका डेफिनेट फ़ायदा है, ज़रूर लगवानी चाहिए। ये नहीं है कि वो फाइज़र है, बला बला, मॉडर्ना है, कोई भी वैक्सीन जो भी अवेलेबल है वो लगवाएं, ताकि आपके इम्यून सिस्टम की एक दफ़ा स्कूलिंग हो जाए। लेकिन सर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बहुत से अभी भी आबादी है जिन्होंने अपनी पहली डोजेज़ या दूसरी डोजेज़ भी अभी कंप्लीट नहीं की, जिसकी वजह से ये तेज़ी से फैल रहा है। आपको क्या लगता है ये एक वजह हो सकती है इसकी? ये बहुत बड़ी रीज़न है कि अगर जितनी पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड रहेगी वो हमेशा ही सोर्स रहेंगे फॉर द वायरस को ग्रो करने के लिए। ठीक है। अगर आपने इस वायरस को कंट्रोल करना है तो इसका हल यही है कि आपको एटलीस्ट 70-80% जो लोग हैं उनमें वैक्सीन होनी चाहिए। अगर ये वैक्सीन नहीं होगी तो ये वायरस अपना साइकिल जो है बरकरार रखेगा। और दूसरा सर एक जो लोग ज़्यादातर जिसमें कन्फ्यूजन का शिकार है वो ये है कि अगर हम लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन लगवा ली है दोनों डोजेस, तो क्या उसके बाद हम लोग अमेरिकन या मतलब फाइज़र या मॉडर्ना या कोई और वैक्सीन लगवा सकते हैं मिक्स एंड मैच करके? कोई ख़तरा तो नहीं हो सकता? जी, मैं इसको कहता हूँ कॉकटेल वैक्सीन। ओके। कॉकटेल वैक्सीन जो कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ। कि अगर आपने पहले 2 शॉट अगर आपको चाइनीज़ वैक्सीन के लगे हुए हैं, उसके बाद मॉडर्ना या फाइज़र का आपने शॉट लगवा लिया है, तो दिस वैक्सीन इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी है कि अगर कहीं पहली उसकी प्रोटीन डिफरेंट थी जो चाइनीज़ वैक्सीन की, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी थी, अब मॉडर्ना और जो है फाइज़र है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिफरेंट बनेगी, थोड़ी सी उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो वो ज़्यादा अच्छी बेहतर वैक्सीन है अगर इफ़ यू गो फॉर द कॉकटेल वैक्सीन के लिए जाए। और दूसरा सर ओमिक्रॉन के हवाले से मैं पूछूंगी कि इसकी सिम्टम्स, इसके अलामात के हवाले से हमें बताइए ये कैसे होते हैं? जैसे हमने पहले वेव्स में देखा या डेल्टा में हमने देखा कि हमारी जो है सूंघने की या जो जायके की हमारी जो हिस्स थी वो चली जाती थी, टेस्ट और स्मेल चला जाता था। क्या इसमें भी इस तरह के कोई एलिमेंट्स हैं? जी, ऐसा है कि इसके साइन सिम्टम तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन जो ज़्यादा कंप्लेंट आ नहीं रही साइन ये कि मेरी स्मेल चली गई है। कुछ लोगों में बड़ा, क्योंकि ये साइलेंटली चल रहा है, कुछ लोगों को पता भी नहीं चल रहा। अभी बहुत सारे केसेस जो हैं आने शुरू हो गए हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चल रहा, समझिए आम जुकाम है जैसे, तो लेकिन जब उसको टेस्ट करके देखते हैं तो वो ओमिक्रॉन निकल रहा है। तो इसलिए ये बड़ा माइल्ड किस्म का वायरस है जिसको मैं कहता हूँ कि मे भी नेचुरल वैक्सीनेशन है। लेकिन फिर भी इसके मतलब कौन से ऐसे सिम्टम्स होने चाहिए जिससे हम लोग अलर्ट हो जाएं या हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग ओमिक्रॉन का शिकार हो चुके हैं? जैसे खांसी है, जैसे टेम्परेचर है, या आपके गले में खराश, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज़्यादा है, लोअर में इतना नहीं जाता। तो अगर गले में खराश है, गले में आपको ये टेम्परेचर फील हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, तो ये समझना चाहिए कि मे बी दिस कुड बी द केस ऑफ द ओमिक्रॉन हो सकता है। अच्छा।